हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस को लेकर बुनियाद सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो क्लास नंबर है वो है 3rd। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपकी क्लास नंबर 1 थी वो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की थी, जिसमें जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एंड सेकेंड क्लास मैंने परसेंटेज पर लिया था एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम विद रेफरेंस PYQs यहाँ पर सेशन को चला रहे हैं। ठीक है, तो PYQ देखकर आपको समझ में जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इस बेसिस पर आपके लिए तैयारी करना ईजी हो जाएगा कि इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट को अप्लाई करना है। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देना चाहती हूँ कि भाई टुडेज टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे एंड इवन ये भी देखेंगे कि प्रीवियसली इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आज की क्लास में भी मैं आपको जो कि आपका पेपर पैटर्न है पेपर 3 का, है ना, तो इसमें क्या होता है ना, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है वेरी शॉर्ट जो कि 2 से 3 मार्क्स का होता है, एक होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है आपका लॉन्ग। तो जो शॉर्ट वाला होता है वो 5 मार्क्स का, जो लॉन्ग वाला होता है वो होता है आपका कितने का, 11 मार्क्स का। तो अब मैथ्स है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि अगर आपने पूरा सही किया तो पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग में नंबर काटेंगे या कुछ ऐसा, है ना। अगर सही है तो पूरा स्कोर आपको मिलेगा, तो इसको आपको अच्छे से करना है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियसली कैसे पूछा है एमपीपीएससी ने, तो उसी लेवल को इवन थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल करते हुए आप तैयारी कीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा सा लेवल अप भी आए तो आप कर पाओ। ओके, तो इन टुडेज़ वीडियो हम तीनों लेवल पर बात करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियसली देखे गए हैं और आगे आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लास्ट 2024 में तो रेशियो से क्वेश्चन नहीं आया, बट रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं मर्ज होता दिखता है। मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज तो रेशियो दिखेगा, एवरेज तो रेशियो दिखेगा, अगर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखोगे तो रेशियो दिखेगा, आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट देखोगे तो रेशियो दिखेगा। तो मतलब देयर आर सो मेनी चैप्टर्स जहाँ पर रेशियो चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको अगर इंडिविजुअली इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया कि रेशियो निकालना है या फिर प्रोपोर्शन निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया, तो ये किसी ना किसी के साथ मर्ज होकर आएगा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़कर चलना है ना। तो देखिएगा, देखो 2024 में तो नहीं आया, लेकिन 2022 और 2023 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो लेवल था वो आप देख लो। सबसे पहले अगर हम बात करें एमपीपीएससी मेंस साल 2023 की, तो इसमें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था एमपीपीएससी मेंस साल 2023 में, है ना। एंड ऑल्सो साल 2022 में भी आपको 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन देखने को मिला था। ये था आपके एमपीपीएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन। मतलब ये कि यहाँ पर आपके 5 नंबर का नहीं आया, 11 नंबर का नहीं आया, बट इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अगर आ सकता है तो कैसा आ सकता है। ठीक है, बाकी अदर चैप्टर्स में तो रेशियो देखने को मिलेगा ही। नाउ तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे कि आपको सबसे पहले हम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, ये हो सकता है, वेरी करता है ना, ज़रूरी नहीं है 3 मार्क्स ही हो, क्योंकि कुछ सालों में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के भी देखने को मिले हैं। अगर आप रिसेंटली 2024 का पेपर उठा के देखोगे तो जो वेरी शॉर्ट है वो 2 मार्क्स का उसने लिया है, तो फिर उस हिसाब से सॉल्व करना है। स्पेस आपको कितना गिवन होगा, तो 3 लाइन या 4 लाइन, है ना, आपको वेरी शॉर्ट के लिए गिवन होंगी, तो आपको उतनी गिवन स्पेस में करना है। प्लस अगर आपको कुछ रफ वर्क करना है तो आपके शीट के पीछे रफ वर्क के लिए स्पेस होगा, आपको वहां जाकर करना है। ठीक है, कहीं पर भी डिवाइड करके नहीं करने लगना। नाउ तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम
आज के क्लास के नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज 3:5, 5:7 एंड 7:9 का जो मिश्रित अनुपात है वो आपको बताना है, यानी कि कंपाउंड रेशियो बताना है कि कितना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गिवन स्टेटमेंट मांगेंगे, कुछ होंगे जो नहीं मांगेंगे। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे गिवन लिखने की नीड है वहाँ लिखो, नहीं तो मत लिखो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस कम है आपके पास 3 नंबर 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ साइड में आप लिखेंगे सॉल्व, ओके, साइड में आप लिखेंगे सॉल्व एंड देन आपको 3:5, 5:7 एंड 7:9 ये पोर्शन क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, कंपाउंड रेशियो आपको बताना है कि कितना होगा। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, सिंपल, जिस फॉर्म में ये गिवन है उसी फॉर्म में इनको इनटू कर दो। मतलब ये 3/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9, इस तरीके से आप इसको करेंगे, ओके। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 लाइन 4 लाइन होंगी बस आपके पास। लास्ट लाइन ऐसी होती है जिसमें आप आंसर की लाइन लिख सकते हो, है ना, मतलब जगह रहती है वहां पर। बट अगर आप 3 लाइन में ही इसको कंप्लीट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लाइन यहाँ तक है तो आप आगे तक बढ़ा सकते हो, है ना। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 9 कट गया, तो आपके पास क्या आया, 1/3। मतलब आपका कंपाउंड रेशियो कितना हो गया। ये मैं PYQ बता रही हूँ अभी कि कैसा क्वेश्चन था। तो लुक एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो कंपाउंड रेशियो आपका कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, 1/3, और दिस इज योर आंसर। तो लास्ट में आप आंसर की लाइन को फ्रेमिंग के साथ लिख दीजिएगा। समझ आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ, है ना। एंड आप लोग भाई बड़े हो गए हो, इतना नहीं है कि आपको इतना भी लिखते ना बने, ठीक है। शुरू के 2 क्लास में बहुत इन डेप्थ मैंने एक एक लाइन लिखकर बताया है। तो आई एम ट्राइंग कि अब आज के वीडियो में जैसे गिवन स्टेटमेंट है तो वो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो आप खुद लिख सको, है ना, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में, तो बन ही जाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका साल 2023 में देखने को मिला था एंड ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने जो आपका CSET होता है उसके लिए अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन जाएगा, जो कि मेंस में आ रहा है। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अभी भी ऐसा ही आए, तो थोड़ा अप एंड डाउन आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का करके चलिएगा। देखिए नाउ अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर ऐसे आप साइड में सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन जो आपके नंबर है वो आपको किस में गिवन है भाई, समानुपात में गिवन है, मतलब प्रोपोर्शन में, दोनों पोर्शन क्या है आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आपने इसको जमा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा x² इंटू 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा भाई x² इक्वल्स टू 16, और ये निकल कर आ गया आपका 4। ठीक, तो लास्ट लाइन आपकी निकल जाएगी, आपको बोला x की वैल्यू बताइए, तो x का मान कितना है, इस तरीके से आप लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4, या x इक्वल्स टू 4 भी आप लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो लुक एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो अब आप खुद को एनालाइज करो कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है तो क्या ये क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा, तो नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा ना। तो अच्छे से आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप ये देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके मैंने 3 मार्क्स की कैटेगरी के लिए रखा है कि अब देखो अगर सिंपल आएगा तो वो तो आपसे बन ही जाना है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होगा तो यू हैव टू मेंटली रेडी अबाउट इट, ओके। इसके लिए आपको तैयार रहना है। नाउ तो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि भाई आप लोग ना वीडियो को पॉज करो और खुद भी ट्राई करो करने का, जिससे आपकी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस हो। हम यहाँ सेशन देखने आ रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे वीडियो देखने नहीं आ रहे हैं कि यार हाँ वीडियो चल रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं करने आ रहे हैं। ये GS नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं बैठ के, है ना, और आपका दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, लेकिन ये मैथ्स है तो इसके लिए आपको अपने प्रॉपर हाथ का यूज़ करना है चलाने के लिए, ठीक है। चलो
तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। तो आपसे बोल रहा है मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात बताइए कितना होगा, ये बोल रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो आप भाई गिवन है, ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू कितना 50 मीटर एंड BREADTH ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15 मीटर। अब देखो दो लाइन आपको खराब नहीं करनी क्योंकि 3-4 ही लाइन मिली है, एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15 मीटर। ये चीज़ क्या है, आपको गिवन है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये गिवन है। नाउ अब आपको क्या बोला है, लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, ये कितना हो जाएगा, लंबाई का चौड़ाई से, मतलब L ऊपर आएगा B नीचे आएगा, तो L कितना है भाई आपका 50 और B कितना है आपका 15, तो ये हो गया। अब ये नहीं कि हमने सिर्फ ऐसा रेशियो लिया और सजाकर आ गए पेपर में, ये नहीं करना है, आपको इसको मिनिमम फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, ठीक है। रेशियो का मतलब ही ये है एक ऐसा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसको हम और अधिक डिवाइड ना कर सकें, दैट्स कॉल्ड रेशियो, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न जिसको और अधिक भाग नहीं दिया जा सकता, दैट्स कॉल्ड रेशियो। तो ये देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से, 5 के टेबल से डिडक्ट कर सकते हो, तो इसको डिडक्ट करना है, इतना ही नहीं छोड़कर आना। अब देखो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि देखो आप लोग ये मत सोचना कि मैं इधर उधर मतलब क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ बता भी रही हूँ, है ना। तो ये जो बातें हैं ना, यही आपके लिए टिप्स हैं, ये काम आएंगी पेपर में, क्योंकि समटाइम्स हम कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। अगर मान लो उसने इतना ही आंसर रखा होगा अपनी आंसर की में, तो यहाँ तक आपने किया है तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उसने और इसको रिड्यूस करके आंसर रखा होगा और आपने यहीं तक कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे कि आपने उसको रिड्यूस नहीं किया, तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ओके। बट अब ये मत सोचना कि आपने आगे तक सॉल्व कर दिया, मतलब आपने इसको रिड्यूस कर दिया लाइक 10:3 में, और एग्जामिनर के पास आंसर सिर्फ इतना था। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक कर दिया तो आपको कुछ नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक रिक्वायर्ड था वहाँ तक आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को चीज़ तो नहीं, ये बातें हैं जो कि आपके लिए टिप का काम करेंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी बातों पर भी ध्यान दें, ना सिर्फ क्वेश्चन पे, ना सिर्फ बोर्ड वर्क पे। मैं जो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के इर्द गिर्द या सॉल्यूशन के इर्द गिर्द जो चीज़ आपको समझा रही हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने। मेरी क्लास में आपको अपनी आँखों का, अपने कानों का बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, ठीक है, देखने के लिए, सुनने के लिए, और हाथों का लिखने के लिए, बस, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ 3 मार्क्स का। तो ये आ गया आपका 10/3। तो आपसे क्या बोला था, लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, तो निकल गया 10/3। तो नाउ 1-2 लाइन में ये हो गया, तो आंसर लाइन आपकी बन जाएगी कि लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात कितना है भाई, 10:3 है। तो ये आप लास्ट की क्वेश्चन की लाइन से फ्रेमिंग कर लीजिएगा, दैट्स इट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। होप सो अभी तक किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई एम श्योर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये भी आपके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो जैसे मार्क्स वैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये कि अगर मार्क्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हार्ड लेवल नहीं होगा। 3 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे कि जो अप्रोक्स सभी से बनेंगे जो पेपर देने आया है। कौन पेपर देने आया, जो पढ़कर पेपर देने आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े बन जाएगा। नाउ तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत अधिक डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। डिफिकल्टी लेवल आपका देखने को मिलेगा 11 नंबर यानी कि 11 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो आपका लॉन्ग आंसर होगा, और जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का होगा, वो बन जाएगा आपसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से और 10 सेकेंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात है या समानुपात बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि आपको यस और नो में जाकर करना है कि भाई आप पता लगा इसको रफ वर्क में कर लें और यहाँ पर आकर हाँ या ना कर दें, ये नहीं करना है। प्रॉपर सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि इज इट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और नॉट, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट आप देखिए, यूनिट आपकी अलग अलग है,
आप देख पा रहे हैं यूनिट आपकी अलग अलग है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखिएगा जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, देयरफॉर 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसीलिए 3 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब आप बना लीजिए प्रोपोर्शन। जहां पर ये इस टाइप की वैल्यूज वाला हो रहा है या फिर कोई फॉर्मूला आ रहा है, इट मस्ट बी नीडी टू राइट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आप इसको कर दीजिए। तो अब देखो, सबसे पहले आपको 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से अनुपात बोला है, तो प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पर क्या 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से, तो 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 के टेबल से डिडक्ट हो गया, तो ये हो गया 3/40। एंड फिर आपको बोला है 10 सेकेंड का 3 मिनट से, तो 3 मिनट सेकेंड में कितना है 3 इंटू 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब यह जाएगा 1:18, ठीक है, 1:18। अब आप देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों आपस में आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, है ना, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है ना। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे सिंस 3/40 इज नॉट इक्वल टू 1/18, इसीलिए फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन की लाइन है, क्या यह एक समानुपात बनाते हैं, तो नो, ये एक समानुपात नहीं बनाते। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब आप देखिएगा कि मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का है, 3 से 4 आपके पास लाइन है और आपको लग रहा है कि शायद हमारी लाइन क्रॉस हो सकती है, सॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है, तो अब ये आपके अंदर खुद से समझ होनी चाहिए कि आप कितनी चीज़ें वहाँ पर एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कौन सी दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। ये आपको, ये मैंने समझाने के लिए लिखा क्योंकि बोर्ड में ऐसे उतनी जगह नहीं है जितनी आपकी शीट में जगह होगी। तो आपको प्रॉपर A4 साइज़ की शीट मिलेगी, तो अच्छी खासी स्पेस होती है, तो आप एरो बना के इक्वल टू का साइन बना के आप एक ही लाइन में 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा लग रहा है, नंबर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के आ जाएं या फिर हम किसी और की स्पेस में लिखने लग जाएं, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जगह पर ही आपको वहाँ पर लिखना है। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाउ मैंने क्या कहा था कि भाई जो रेशियो वाला चैप्टर है वो आपका खुद रेशियो में तो पूछेगा ही, परसेंटेज के साथ ही मिक्स होकर आता है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा परसेंटेज का रोल लेकर आया है, एंड परसेंटेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, मतलब यहाँ पर कितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, है ना। तो इन दोनों संख्याओं में आपसे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। बराबर लिखा नहीं है, बट इट क्लियरली मीन्स कि अगर वो उसका इतना टाइम्स है या इतना परसेंटेज है, इट मीन्स इक्वल टू ईच अदर, है ना, उतना इतना परसेंटेज जो भी लिखा है वहाँ पर। तो देखो, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से आपको क्या बताना है भाई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से आपको रेशियो बताना है। अब आप देखिए यहाँ पर, क्या आपको पता है पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? नहीं पता ना। देखो चलो टॉपिक से हटकर एक बात बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा हो, है ना, या फिर जिन्होंने भाई मैथ्स में महारत हासिल कर रखी है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इजी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इस चीज़ पर ध्यान ना दो, क्योंकि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि MPPSC मेंस तक पहुंचने के लिए CSET में मैथ्स को देखते भी नहीं है, उनका इतना वीक सब्जेक्ट रहता है मैथ्स, है ना। लेकिन मेंस में तो फेस करना है आपको। ऑन एन एवरेज 30 नंबर पार्ट ए और पार्ट बी GS पेपर 3 में आपसे पूछे जाएंगे मिलाकर, पार्ट ए और पार्ट बी से। तो अब ये 30 नंबर मायने रखते हैं कि नहीं रखते, तो मैं उन बच्चों को भी टारगेट करके, मतलब एकदम मैं बेसिक से ही बता रही हूँ कोई भी बात कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ डाउट आ सकता है। हो सकता है कि राइट नाउ भी जो मुझे देख रहा हो उसको ये सब चीज़ें पता हो, आती हूँ। तो आप वीडियो को थोड़ा सा
2x पे लगा के 1.5x पे लगा के आप देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि एंड तक ज़रूर देखना, जो भी क्वेश्चन है उसको अपने हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस करना है ना। चलो तो क्या क्वेश्चन है, हमें नहीं पता पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है ना। तो हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी बी। पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है, ये आपने मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट संख्या का 25% जो है वो दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर है। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बन गई आपकी मेन इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। अब अगर यही आपने रॉन्ग बना ली तो पूरा तहस नहस हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो प्लीज़ बी केयरफुल, किसका किससे रेशियो पूछा है। 1 लाइन 2 लाइन आपकी जा चुकी है, आपके पास रिमेनिंग 2 लाइन और हैं, तो इसमें आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसी को आप आगे बढ़ा लो या फिर आप यहीं पे काटा पीटी कर सकते हो। 100 से 100 कट गया, 25 से 50 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, a/b इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 6/1, ये हो गया। तो आपसे क्या बोला था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो आपका लास्ट लाइन में आंसर बन जाएगा भाई कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 6:1 है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की एंडिंग करेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा हो कि आपको ना समझ में आए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ तो आप उसका सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, तो मैं आपको चेक करके बता दूँगी। वैसे आई डोंट थिंक किसी को इतनी दिक्कत होगी सब्जेक्ट में, है ना। चलिए आराम से कर लेंगे आप लोग, पूरा भरोसा है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे क्या पूछ सकता था वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब जो आए हैं वो तो आपसे बनेंगे ही प्रीवियसली अगर आप देखो, लेकिन हमने थोड़ा सा हटके आपको इसलिए कराया है कि आपको उस चीज़ के लिए भी मेंटली रेडी रहना है भाई, कि अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछे 2 नंबर 3 नंबर पे तो वो भी आप कर पाओ। तो अब बात आती है हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, कि अगर इसी चैप्टर से यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो कैसे बन सकता है ना। एंड अब तक आप लोग आई होप फ्रेमिंग करना सीख गए हो। देखिए फ्रेमिंग करने का मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना नहीं होता है। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आपके सिलेबस में मैथ्स है और आप सोचो कि नंबर्स ही तो है, तो डायरेक्ट नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं, सही इक्वेशन बना देते हैं, सही आंसर ले आते हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो डियर ऐसा नहीं होगा। आपको मैथ्स का सब्जेक्ट है चाहे कोई सब्जेक्ट है, आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। बिना फ्रेमिंग किए आप हवा में नंबरों को नहीं दौड़ा सकते यहाँ पर, ठीक है। हाँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला। चलो, मतलब भले ही आपका सही क्यों ना हो, लेकिन आपके वो फ्रेमिंग मैथ्स में नहीं करोगे तो आपका कुछ आधा 1 नंबर तो वो काट ही लेंगे। तो बी केयरफुल कि आपको फ्रेमिंग करनी है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि अगर उसको 5 नंबर में इसी चैप्टर से पूछना है तो वो किस तरीके से आपसे पूछेगा। तो लुक एट द क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इज 65,000 रुपीज़। मतलब एक हस्बैंड और उसकी वाइफ की जो एवरेज सैलरी है वो 65,000 है। देखिए एवरेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट एवरेज में भी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ऐसे जब एवरेज पढ़ोगे वहाँ रेशियो आएगा, रेशियो पढ़ोगे वहाँ एवरेज आएगा, जब परसेंटेज पढ़ोगे वहाँ रेशियो आएगा, जब रेशियो पढ़ोगे वहाँ परसेंटेज आएगा। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, चलिए तो देखिएगा, फिर बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर सैलरी इज 15:11। तो बताइए वाइफ की सैलरी कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आपसे 5 नंबर का पूछा जा सकता है। एंड स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस भी आपको सफिशिएंट होगा, मतलब आपको 5 से 6 लाइन मिलेंगी 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्पेस की दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ जाएगा, है ना। चलिए, और रफ वर्क के लिए तो पीछे शीट खाली है ही। नाउ अब आप यहाँ पर करोगे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, साइड में सॉल्व। जो चीज़ गिवन है कि आपको क्या गिवन है, आपको एवरेज सैलरी गिवन है, ठीक है। एवरेज सैलरी आपको कितनी गिवन है, 65,000 रुपीज़। ये चीज़ क्या है आपको, ये चीज़ आपको गिवन है, तो फटाफट आपने लिख दिया गिवन। उसके बाद देखिए, उसके बाद हस्बैंड वाइफ की सैलरी का रेशियो। तो रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ओहो हस्बैंड वाइफ का रेशियो नहीं, सैलरी का रेशियो ऑफ सैलरी
ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, चलो इसको आप लोग खुद ही लिख लेना, ये मैं लाइन नहीं लिख रही हूँ आप समझ जाना, स्पेस के हिसाब से आप कर लेना। नाउ देखिएगा, हम ये मान लेते हैं कि वाइफ की जो सैलरी है वो कितनी है रेशियो में, हस्बैंड पहले लिखा मतलब वाइफ की सैलरी 11x है, एंड हस्बैंड की सैलरी कितनी है भाई, हस्बैंड की सैलरी कितनी है 15x है। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो में है तो हमने उसको कंप्लीट करने के लिए x से सपोज कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको ना लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप एज्यूम करोगे तो वो आपको शीट में दिखानी है। ऐसे नहीं कि आपने अपने मन ही मन एज्यूम कर लिया और बस सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो तो देखिएगा आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की सैलरी का एवरेज, मतलब ये हस्बैंड की सैलरी प्लस वाइफ की सैलरी एवरेज दो लोगों का है, इसलिए 2 से डिवाइड, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है 65,000, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो अब देख लिया आप, अब देखो जरा 15 और 11 कितना हो गया आपका 26x, तो 26x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 65,000 इंटू ये जो नीचे वाला 2 था ये वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब आप देखो 13 के टेबल से दोनों डिडक्ट हो जाएंगे 5 टाइम्स में, और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचा 5000। मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5000। आपसे कितना पूछ रहा है, आपसे बोल रहे बताइए भाई कि वाइफ की सैलरी कितनी होगी, तो वाइफ की सैलरी रेशियो में कितनी है 11x है, तो इसीलिए वाइफ की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो वाइफ की सैलरी हो जाएगी 11 इंटू 5000, तो देयर विल बी 55,000। अब ये नहीं कि इसको डायरेक्ट लिख दिया, प्रॉपर आपको स्टेप्स कैसे बन रही हैं ये चीज़ आपको एग्जाम में करके दिखाना। अगर आप नहीं दिखाओगे तो ऐसा नहीं होगा भाई, काम आपका नहीं चलने वाला है। आपको ऐसा सोच के चलना है कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना उसको कुछ नहीं आता है, उसको हमको सिखाना है, तो एक एक स्टेप आपको लिखना है वहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, और लास्ट में आप आंसर की लाइन लिख दीजिएगा। ओके, तो हो गई आपकी 5 से 6 लाइन में आराम से क्वेश्चन फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और 5 नंबर का अगर उसको पूछना हुआ इन द सेम चैप्टर तो वो कैसे पूछेगा, तो ये हो गया आपका अगला 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, और मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। अलग से एलिगेशन जैसा कुछ नहीं होता है, वो सब रेशियो में ही मिक्सअप होते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिएगा, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का जो रेशियो है वो 4, 3 और 2 का है, एंड 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम हम जिंक को और मिलाएं कि नया अनुपात इतना हो जाए। तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है। 5 से 6 लाइन आपको गिवन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए कि कितने मार्क्स है तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है ना। अब ये क्वेश्चन वो 2 नंबर में तो देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 2 नंबर में कितना ही इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। लेकिन 5 नंबर का है तो कैसे करना है आपको ध्यान देके चलना है। देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्व। ओके, अब सॉल्व में आप क्या लिखेंगे भाई कि आपको क्या गिवन है। जर्मन सबसे पहले क्या लिखा है कॉपर, तो 4 रेशियो किसका होगा भाई कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर जिंक एंड निकेल का रेशियो ये आपको गिवन है। ये आपको कितना गिवन है 4:3:2, ये आपको गिवन है। ओके, ये हो गया। 54 किलोग्राम की धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि यही चीज माना में आप कर लो कि ये चीज माना में होगी 4x। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगी, लेट कॉपर 4x, जिंक 3x एंड निकेल होगा आपका 2x। ये आपने क्या किया, माना उधर लिख दिया क्या, हाँ तो इधर मत लिखो, ये हो गया लेट। क्लियर? अब देखिए टोटल धातु यानी कि मेटल कितना है, वो है आपको 54 kg। तो सम ऑफ रेशियो आप निकाल लीजिए
ठीक है, सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 54 kg, दैट इज आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, पूरा पूरा लिखना है आपको, शॉर्टकट नहीं करना है, 2x बराबर 54 kg। तो 4 3 7 और 2 9, 9x इक्वल्स टू 54 kg, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, x इक्वल्स टू आ गया 6, x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। अब देखिए x जैसे ही 6 आया तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कॉपर, इसलिए आपका कॉपर कितना हो गया भाई, कॉपर आपका कितना था 4x, तो ये हो गया कितना 24 kg। ऐसे ही आपका जिंक कितना है, जिंक कितना है, ये है आपका 3x, तो जिंक निकल कर आ गया 18 kg। ऐसे ही आपका जो निकिल है वो कितना है, निकिल है आपका 2x, तो ये हो गया आपका 12 kg। ठीक है, ये 12 kg, ये 18 kg और ये 24 kg। क्लियर? हाँ, अब आपको बोला है कि कितनी लाइन कितना जिंक हम जोड़ें कि जो वो है मिक्सचर है वो कितना हो जाए, रेशियो आपका 2:1 का हो जाए। तो आप कोई भी दो रेशियो ले लो जहाँ पर जिंक आपको दिख रहा है। तो कॉपर और जिंक अगर हम ले लें, है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट y kg जिंक शुड बी एडेड। ठीक है, तो देखो अब जिंक आपका कितना है, जिंक आपका 18 kg है और कॉपर आपका 24 kg है। तो 24 kg में आप 18 प्लस y करोगे और ये हो गया कितना 2:5। 2:5 बनाना है तो 2:5 आप यहाँ पर लिख दोगे, फिर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 24 में 5 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 प्लस 2y। तो आगे ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू y, यानी कि ये आ गया 42 kg। मतलब 42 kg जिंक शुड बी एडेड, जिससे जो नया रेशियो है वो 2:5:1 का हो जाना है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में स्टेप्स मेरी ज़्यादा हो रही हैं, मेरे पास जगह 5 से 6 लाइन ही है, मैं कैसे करूं, तो आप देखो यहाँ पर ये A4 नहीं है, है ना, तो थोड़ा आपको जगह शीट में तो और मिलेगी, तो आप एक ही लाइन में शिफ्ट कर सकते हो, है ना। तो आप इस तरीके से, मतलब ये नहीं करना कि कैलकुलेशन ही ख़त्म कर दिया बीच में, कहीं पर भी ये नहीं करना है ना। आप इन लाइन्स को, या तो ये जो लेट वाली लाइन है इसको यहाँ मतलब गिवन ना लिख के आप डायरेक्ट ये वाली लेट वाली लाइन लिख देते कि वो 2x 3x 4x है, और फिर इस तरीके से आप कर देते तो आराम से आपका क्वेश्चन 5 से 6 लाइन में देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से और कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लुक एट द क्वेश्चन एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितनी देर आप लोग वीडियो देख रहे हो उतनी देर आप सॉल्व भी करते चलो, क्योंकि आपका बाद कभी नहीं आएगा। अगर आप वीडियो देखने पढ़ने के लिए आ रहे हो तो वहीं की वहीं कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठो, सॉल्व करो, है ना। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो भाई रेशियो में रुपए पैसे क्वाइन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इससे पहले भी मैं कई बार करा चुकी हूँ। एंड इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू है उसमें से हिस्से निकालना, शेयर निकालना, ये भी आता है। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो वहाँ पर जो बिजनेसमैन्स हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो रेशियो को लेकर पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि यदि 750 रुपये को x, y और z 3 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि x - 5, y - z और z - 15 5:4 रेशियो के इक्वल है, तो आपको ये बताना है कि x, y और z का हिस्सा कितना होगा।
आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, बचपन में आप सभी लोगों ने के मेथड पढ़ा है, के मेथड से रेशियो को सॉल्व करना। जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हो तो आपके पास क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होते हैं, तो हम वहाँ पर हमको ये कोई नहीं देखने आता कि हम कितने शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, या फिर अगर हमने कोई चीज़ एज्यूम करके किया है तो हम एज्यूम कर रहे हैं तो हम लिख नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर आप समथिंग एज्यूम कर रहे हो तो आपको उसको राइट डाउन करना है अपनी शीट पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हम यहाँ पर लिखे सॉल्व और फिर उसके बाद हमने लिखा माना या लेट x माइनस 5 इज टू y माइनस कितना लिखा है 10, है ना। x माइनस 5 इज टू y माइनस 10 और z माइनस 15। हम ये मान लेते हैं कि ये k के इक्वल है, ठीक है, और एक्चुअल में ये रेशियो 5:4:3 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो आपका x माइनस 5 है, जो आपका x, अब देखो हो कैसे रहा है मैं लिख के बता रही हूँ, बट मैं यहाँ लिखूंगी नहीं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 5k, तो x इक्वल्स टू 5k प्लस 5, ये होगा ऐसे, है ना, होता ऐसे है। तो मैं डायरेक्ट इस पोर्शन को लिख रही हूँ क्योंकि फिर स्पेस का दिक्कत आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस कितना है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स को वहाँ पर राइट करना है, ठीक है। देखिए तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू आ जाएगा 5k प्लस 5, x इक्वल्स टू 5k प्लस 5। ये 5 कहाँ से आया, प्लस वाला 5 ये वाले 5 से, सॉरी ये वाले 5 से, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4k प्लस 10, 4k प्लस 10 हो गया। एंड z इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, z इक्वल्स टू 3k प्लस 15, ये हो गया आपका z, ठीक है, ये हो गया आपका z। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी 2 लाइन यूज हो गई। नाउ अब आप इन तीनों को क्या कर देंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। मतलब इस तरीके से आप शीट पर लिखना। तो तीनों को ऐड करने पर आपके पास टोटल रुपए कितने हैं जो कि XYZ में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो वो है आपके पास कितने, 750 रुपए, है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऐड करने पर या फिर जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, 5k प्लस 5 प्लस 4k प्लस 10 प्लस 3k प्लस 15 इक्वल्स टू, टोटल पैसे कितने हैं 750। तो ये हो गया आपका 750 के इक्वल। तो के जोड़ लो, 5 4 9 3 12 के, और नंबर्स को जोड़ लो तो वो कितने हो गए आपके 15 और 10 25 और 10 25 और 5 30, ठीक। तो मतलब 12k प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 750। ऐसे एरो मत बनाना, नहीं तो आप, मैं बनाऊँ तो पता लगा आप बना दो। तो ये हो गया आपका 750। नाउ तो इसको आगे ही लिख लो। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि k इक्वल्स टू 60। k इक्वल्स टू 60 हो गया। तो अब आपको क्या बोला XYZ की वैल्यू, तो x बराबर कितना है 5k प्लस 5। अब आप देख लो 1 2 3 4 लाइन आपकी यहाँ पे हो गई, 5 लाइन आपकी यहाँ पे हो गई, तो आपके पास 1 लाइन और बची है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, तो आप इसको स्किप कर देना, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके इस लाइन को लिख देना, है ना। तो अब आपके पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x बराबर है आपके पास 5k प्लस 5। तो 5k प्लस 5 होने से ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5k मतलब 60 इंटू 5, ठीक है, 60 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो गया 305, ये हो गया x। ऐसे ही आप y निकाल लीजिए, y आपका कितना है, y आपका है 4k प्लस 10। तो 4k मतलब 60 इंटू k, तो 60 इंटू के कितना हो गया भाई 240, 240 प्लस 10 कितना हो गया 250। ऐसे ही आपका z कितना हो गया, z हो गया आपका कितना है z रेशियो में 3k प्लस 15, तो ये हो गया भाई 180, 190, 195, तो 195 हो गया आपका z का शेयर। तो इस तरीके से ये निकल कर आ गए आपके तीनों शेयर, ठीक। तो आपको ऐसे
ऐसे लिखना है कि आप 5 से 6 लाइन में, 6 लाइन में आप इनफ स्पेस में लिख पाएँ। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, देखिएगा। हम यहाँ पर हर कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या 11 नंबर का हो। आपको इन सारे क्वेश्चन की भी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके जानी है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, वो भी लाइव, तो आप हमारे MPPSC मेंस के बैच से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। अदरवाइज हम यूट्यूब पर तो आपके लिए वीकली सेशन ला ही रहे हैं इस बुनियाद सीरीज के। ओके, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? तो ये भी आपके लिए 5 से 6 लाइन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होंगी। एंड लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। देखिए, ए के वेतन और बी के वेतन का जो अनुपात है वो 4:5 था। ठीक है, ए के वेतन में 10% का इंक्रीमेंट और बी के वेतन में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात बताइए कितना होगा। ये आराम से 5 नंबर में पूछने के पूरे चांसेस हैं। जो सैलरी, इनकम, एक्सपेंडिचर, है ना, आय व्यय बचत, ये वाला पोर्शन आता है भाई। देखिए कैसे करेंगे आप, आपके पास कितनी जगह, आपके पास 5 to 6 लाइन्स गिवन है ना। तो अब आप लिखेंगे, यहाँ पर माना ए का वेतन कितना है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, माना ए का वेतन 4x एंड बी का वेतन कितना है 5x है। तो मैं बोल पूरा रही हूँ, लिख मैं कम रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको पूरा लिखना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी बात को अच्छे से सुनना। ओके, नाउ ये हो गया आपका ए का वेतन, बी का वेतन। नाउ अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ए के वेतन में 10% वृद्धि करने पर, देखो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट बस वृद्धि कर दोगे, तो काम नहीं बनेगा। तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन है 4x, इसमें 10% का इंक्रीमेंट किया, मतलब 110/100। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, और 4 और 10 कट गया किससे, 2 के टेबल से। तो कितना बचा आपके पास, 22x/5। ये आ गया आपका ए का वेतन। फिर ऐसे ही काम आप किसके लिए करोगे, बी के वेतन के लिए। अगेन बी के वेतन में कितने % वृद्धि करने पर, 20% इंक्रीमेंट करने पर बी का वेतन कितना हो जाएगा। बी का वेतन है एक्चुअली 5x, तो 5x में 20% का इंक्रीमेंट मतलब 120/100। तो ये कितना हो गया, 20 के टेबल से कटा 6 और 5 से 5 कट गया, मतलब ये आ गया आपका 6x, ये आ गया आपका 6x। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, इन दोनों के 1 2 3 4, अभी भी आपके पास 2 लाइन बची हैं, इन दोनों के रेशो का बताना है। तो रिक्वायर्ड रेशो आपका कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो ये हो जाएगा आपका, पहले ए के लिए लिखा तो ए का वेतन 22x डिवाइडेड बाय 5, और अगला क्या है 6x। तो अब आप देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x से x कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 22/5/6, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, तो अब आप इसको और रिड्यूस कर दीजिएगा, 22/5 और 6, या फिर आप 6 और 22 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। x से x कटा, ये 2 के टेबल से कटा, तो इस 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/15, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो लास्ट में आंसर की लाइन की फ्रेमिंग कर दीजिएगा कि ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 11:15 है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था भाई। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। पुराने पेपर उठा के देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अब आते हैं भाई आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। अगर उसको 11 नंबर के क्वेश्चन को इसी चैप्टर से पूछना है तो वो कैसे पूछेगा।
देखिए 11 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके 11 नंबर का, ठीक है, और आपका पहली चीज़ सुन लो, 11 नंबर में आपको 2 पेज मिलेंगे सफिशेंट, ठीक है, 2 पेज में आराम से करना है ना। अब ये नहीं कि एक इधर एक उधर लिख रहे हैं ना, उत्तर दक्षिण नहीं करना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की दिक्कत नहीं है। अब ध्यान ये रखना है आपको, सपोज आपका कोई क्वेश्चन है जो कि 11 नंबर के हिसाब से 2 पेज का स्पेस गिवन है, और आपका क्वेश्चन मान लो एक ही पेज में सॉल्व हो गया, तो ये नहीं कि अगले पेज तक ज़बरदस्ती कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जाके पहुँचा रहे हैं, ये नहीं करना है। जितनी चीज़ें नीडी है, फॉर्मूला है, कोई मतलब यूनिट कन्वर्जन है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आ रही है, सब कुछ अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद भी स्पेस बच रहा है आपका एक पेज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। जगह मिलने का मतलब ये नहीं है कि उतनी पूरी जगह भरना ही है ना। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स के हिसाब से आपको राइट डाउन करना है। मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ये तो 3 लाइन में या 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है, तो वो प्रीलिम्स में सॉल्व होता है 2 लाइन में, है ना। मेंस में आपको मेंस के हिसाब से शीट को थोड़ा सा फ्रेमिंग और इन सब के साथ फिल करना है। कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज में हम लोग क्या करते थे, शीट भरने पे ज़्यादा फोकस करते थे ना। जनरली कुछ लोग सोचते थे, पढ़ के नहीं जाते थे वो उतना, देखते थे 10 नंबर का क्वेश्चन है या 20 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इतने पेज भर दो, 8 पेज तो भरी दो, नंबर तो मिल ही जाएंगे, हर पेज पे 1 नंबर भी मिलेगा तो हम इतने इतने नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, है ना, तो जो कि हमें भी पता है, तो आपको भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करना है कि भले ही आपको लग रहा है कि वो हम उसमें उतना नहीं लिख सकते, बट फिर भी आपको आंसर राइटिंग स्किल उसी को कहते हैं कि जहाँ पर नहीं भी पॉसिबल हो तो वहाँ पर आप कंडीशन पॉसिबल बना पाएँ, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको खुद से आने लगेगी जब आप क्वेश्चन करने लगोगे या फिर आप आंसर लिखने लगोगे तो बनने लगेगा। ये धीरे धीरे आएगा, अगर आप न्यू हो तो अभी तुरंत में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपको गिवन है 2, 3, 5, 4। तो क्वेश्चन इस किसी काम के लिए दिया गया जो पारिश्रमिक है वो अगर 4200 है तो किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो अब आप देखो ज़रा, कोई भी रेशियो किसी वैल्यू से अगर आपको उसका हिस्सा या शेयरिंग या फिर प्रॉफिट या वट एवर द थिंग विल गिवन आपको निकालना है, तो जिस कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लो कोई अमाउंट है उसमें से आपको 2 रेशियो और 3 रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो जो रेशियो बड़ा दिख रहा है, जैसे 2 और 3 में 3 बड़ा है तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। जो छोटा दिख रहा है रेशियो उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली। तो अगर ये प्रीलिम्स में होता तो फटाफट हम कर देते इसको बिना पेन चलाए कि भाई 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 14x बराबर 4200, तो हमें बड़ा रेशियो कौन है 5x है, तो हमें 5x की वैल्यू निकालिए बस। ये मुश्किल से 2 लाइन में सॉल्व हो जाता, है ना। लेकिन 11 नंबर का है, 2 पेज है, तो थोड़ा सा स्टेप्स आपको बनानी है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्व ना। सॉल्व में आप क्या करोगे, आपको गिवन है P, Q, R एवं S की वर्क कैपेसिटीज का रेशियो या फिर कार्य क्षमताओं का अनुपात। आप इस तरीके से लिखेंगे, कार्य क्षमताओं का अनुपात। ये आप लिखेंगे कितना है, 2:3:5:4 ये है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x, 3x, 5x, 4x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। और हमें कुल पारिश्रमिक भी गिवन है, कुल पारिश्रमिक ये कितना गिवन है हमको, ये हमें गिवन है 4200 रुपीज़, ठीक है। ये हमें 4200 रुपीज़ गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। आपको P, Q, R, S तीनों का हिस्सा निकालना है। अब ये नहीं कि सिर्फ हमने P का हिस्सा मतलब जो बड़ा रेशियो कौन दिख रहा है यहाँ पे R दिख रहा है तो सिर्फ R का हिस्सा निकाल दिया, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको तीनों का हिस्सा निकालना है। तो आप लिखोगे सम ऑफ रेशियो
या फिर हिंदी में अनुपातों का योग इक्वल्स टू 5x, सॉरी सबसे पहले क्या है 2x, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 4x कितना हो गया ये 14x, ये हो गया 14x। तो अब हम क्या लिखेंगे 1 by 1, हमारे पास स्पेस भर भर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ p का भाग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कुल पारिश्रमिक कितना है आपका 4200, तो 4200 का p का रेशियो कितना है आपका, तो p का रेशियो है 2 रेशियो, है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना है आपका 14, ये है। तो इस तरीके से आप p का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 300 इंटू 2 यानी कि 600, तो ये हो गया p का हिस्सा। और 600 वॉट रुपीज़, आपको रुपीज़ का साइन भी बनाना है। नाउ q का भाग निकाल लोगे आप इसी तरीके से, तो q का भाग कितना हो जाएगा 4200 है, q का रेशियो देख लो कितना है, q का रेशियो कहाँ गया 3 रेशियो, तो 3 डिवाइडेड बाय 14। ऐसा आपको करना है, ये नहीं कि आपको दिख रहा है कि भाई s का रेशियो सबसे ज़्यादा है, s का बस निकाल के आ गए, ये नहीं करना है। 11 नंबर के हिसाब से सॉल्व करना है, लास्ट में कंपैरिजन करना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। इसी को कहते हैं भाई आंसर बनाना, जहाँ पे नहीं भी कर सकते तो भी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 3 यानी कि ये हो गए आपके 900 रुपीज़। इसी प्रकार आप पी क्यू आर का भाग निकाल लेंगे, तो आर का भाग आपका कितना हो जाएगा 4200 इंटू आर का रेशियो कितना है 5 रेशियो, तो ये जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 5 यानी कि ये हो गया आपका 1500 रुपीज़, ओके। एंड फिर एस का भाग आप निकालेंगे, एस का भाग आपका कितना है 4200 इंटू एस का रेशियो देख लो कितना है 4x, तो 4 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 300 इंटू 4, तो ये कितना आ गया आपका 1200 रुपीज़ आ गया। इस तरीके से आपको पूरे पोर्शन को निकाल कर एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई मैंने सॉल्व किया है। नाउ कंपैरिजन जब आप करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको आर, देखिए सबसे ज़्यादा किसको मिला 6, 9, 15, 12, सबसे ज़्यादा किसको अमाउंट मिला 1500 आर को मिला, है ना। तो आप लिखोगे तुलना करने पर आर को सबसे ज़्यादा राशि मिली, आर को सबसे ज़्यादा, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, राशि मिली ला में बड़ी की मात्रा मिली, ठीक है, आर को सबसे ज़्यादा राशि मिली दैट इज 1500 रुपीज़, ओके। तो किसको आर को कितनी 1500 रुपीज़, दोनों का आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर फाइनल, आर इक्वल्स टू 1500 रुपीज़। इस तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको जाकर एंड कर देंगे। तो अब माना कि आपके क्वेश्चन एक पेज में सॉल्व हो गया, 1.5 पेज में सॉल्व हो गया, बचा है तो बचे रहने दो, है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम आते हैं भाई एक और क्वेश्चन का, 11 नंबर का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपके लिए अच्छा होगा, है ना, कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे किस तरीके से आपको करना है। माना कि आप लोगों को आता होगा, भाई आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, है ना, लेकिन तैयारी करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो यू नीड समवन जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सके। अब वो एजुकेटर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है, एंड अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स बाय नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, ठीक है, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ यूनिफाइड बुक्स हैं उनको फॉलो करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, आंसर राइटिंग डेली करो, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो ए और बी की आय का अंतर रुपीज़ में बताइए कितना होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आराम से 11 नंबर में पूछना बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, आपकी क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी,
जिसमें आपको दो वेरिएबल वाली, क्योंकि एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है, तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। दैट इज़, एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपकी इनकम है मान लो 50,000 रुपये, ठीक है, आप महीने का 10,000 रुपये खर्च करते हो, तो आप बचा कितना रहे हो ये आप कैसे पता लगाते हो? जब आप अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हो। 50,000 पर मंथ आता है, 10,000 खर्च हो जाते हैं, बचे 40,000, तो 40,000 आपके सेविंग्स है ना। तो ये जो चीज़ हमने बोली ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको डिस्प्ले करके दिखानी है, ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में रखें। ओके, चलिए तो अब देखिएगा क्वेश्चन आपका इसी तरीके का, और ये इम्पॉर्टेंट है, आय व्यय सेविंग्स वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करना है। देखिएगा अब आप यहाँ पर जो भी गिवन है तो वो तो आप लिख ही लेंगे। ओके, जो भी गिवन है तो वो तो आप लिख ही लेंगे कि आपको उनकी इनकम का रेशियो दिया गया है। गिवन है एज इनकम 5 रेशियो एंड बीज इनकम 7 रेशियो। तो अब आप मान लीजिए लेट इनकम जो होगी, लेट इनकम आपकी इनकम आपकी एक्स है, आप मान लीजिए, ठीक है, कि इनकम को आपने एक्स माना है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, सेविंग्स का रेशियो है, सॉरी एक्सपेंडिचर तो अमाउंट में गिवन है, एंड सेविंग्स जो है वो आपने माना है कि वो वाई है। तो एज इनकम अगर 5 रेशियो है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस बेसिस पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एज इनकम बीज इनकम लिखा है, तो एज सेविंग्स बीज सेविंग्स भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो एज सेविंग्स, क्योंकि स्पेस आपके पास भर भर के है, एज सेविंग्स हो जाएगी आपकी 2y, और बीज सेविंग्स हो जाएगी आपकी कितनी, बीज सेविंग्स हो जाएगी आपकी 3y, ठीक है। और ऐसे ही आपकी जो एज इनकम है, एज इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, चलो अलग से नहीं करते, यहीं पे बता देती हूँ, जो आपकी एज इनकम है वो हो जाएगी 5x और बीज इनकम हो जाएगी आपकी 7x। होप सो आप समझ गए होंगे, लाइन ऊपर नीचे हो गई है, मतलब ये लेट वाली लाइन ऊपर आनी थी, उसके बाद ये चारों लाइन आनी थी, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, हालांकि मैंने बोलकर बता दिया है, तो आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। चलिए अब आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने से पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे आय माइनस बचत इक्वल्स टू व्यय या फिर खर्च, ये आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो इनकम में से ए की इनकम देखो कितनी है, ए की इनकम है 5x में से ए की सेविंग्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5x में से आप 2y सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना खर्च हो रहा है, 35,400 रुपये खर्च हो रहा है, तो ये हो गया आपका 35,400 रुपये। फिर उसके बाद बी की इनकम कितनी है, 7x, तो 7x में से आप कितना खर्च कर दो, कितना बचा लो, 3y, तो 3y आपने बचाए, तो आपके पास कितना खर्च हो रहा है, आपके पास हो रहा है 48,600 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 1, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2, या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 में 3 से और इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करने पर, या इंग्लिश में आप इंग्लिश में लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन को ताकि बैलेंस कर सकें। ओके, तो जब हम देखो, हम 5 का इधर और 7 का इधर भी कर सकते थे, लेकिन 5 और 7 एज कम्पेयर टू 2 और 3 बड़े नंबर हैं, तो हम जितना छोटे से आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, टाइम सेविंग होगा। नाउ ये हो गया आपका 15x माइनस 6y इक्वल्स टू 3 से इंटू किया, तो 1 0 2 0 3 चौके 12 3 5 15 और 1 16, और ये कितना हो गया भाई, 9 और 1 10, ठीक है। फिर
यहाँ पर 2 से करना है तो 7 2 14x माइनस 6y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया भाई, ये एक 0, ये एक 0, और कितने से कर रहे हैं हम, 2 से कर रहे हैं तो 2 6 12, 2 8 कितना होता है 16 और 1 17, और बचा कितना, तो 2 4 8 और 1 9, 97 200। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जब हम माइनस करते तो माइनस साइन विल बी पॉजिटिव, दैट्स वाई हमने इसको माइनस किया। तो ये घटा तो ये बचा यहाँ पर x, ये और ये कट गए तो यहाँ पर कितना बचा, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, कितना आएगा, एक 0 है, एक 0 है, ये और 0 कट गया, और ये कितना हो गया भाई 9, और 9 से 9 यहाँ पर कट गया, मतलब x इक्वल्स टू आ गया आपके पास 9000। और x आपका क्या था, x आपने माना था कि x हमारी भाई इनकम होगी, हमसे क्या बोला, a और b की इनकम का अंतर बताइए। अब देयर आर 2 वेज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। फर्स्ट इज, या तो आप रेशो का डिफरेंस कर लो और उसको निकाल लो। सेकंड इज कि या तो आप दोनों की इनकम इंडिविजुअली निकाल लो, फिर आप उनको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एज इनकम कितनी है, मैंने दोनों बोलकर बता दिया आपको जिसके साथ जाना हो, तो इसीलिए एज इनकम कितनी हो जाएगी भाई, ए की इनकम कितनी है, कहाँ गया, ए की इनकम है 5x, है ना, तो 5x यानी कि ये हो जाएगी 5 × 9000, तो ये कितना हो जाएगा 45,000। ठीक, एंड बीज इनकम ये कितनी है, बी की इनकम कितनी है 7x, तो ये कितनी हो जाएगी 7 × 9000, तो ये कितना हो जाएगा 63,000। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला, हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों की इनकम का अंतर बताइए। तो अब आप लिखेंगे डिफरेंस, नाउ रिक्वायर डिफरेंसेस, नाउ रिक्वायर डिफरेंस इक्वल्स टू 63,000 माइनस 45,000। ठीक है, रुपीस का साइन लगाना जरूरी है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18,000। ठीक है, क्लियर। तो 18,000 क्या हो गया आपकी इनकम का डिफरेंस, यही आपसे पूछा था। तो लास्ट लाइन आपकी क्या बन जाएगी भाई, आंसर लाइन की फ्रेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये 11 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर हम इंडिविजुअली दिस चैप्टर की बात करें तो। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आके हमारा सेशन एंड होता है। यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फ्रॉम 3 मार्क्स टू 11 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए कि कैसे क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। ठीक है, चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल पाए। ठीक है, चलो भाई, अब इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। यहाँ पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब सेशन हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। चलिए बाय बाय।